हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है हमारी क्लास में। और हम आज सभी एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ठीक है, तो पीजेंट एंड फार्मर। अच्छा बच्चों, ये जितने भी लेसन्स हम पढ़ रहे हैं, है ना, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, स्पेशली हिस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। हमारे सभी लेसन ना रिलेटेड है टू किससे? ब्रिटिशर्स से। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के टाइम में कोई चीज किस तरीके से हो रही थी, फिर इंडिया में उन्होंने आके क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस नहीं किए, है ना। और कौन से चेंजेस सक्सेसफुल रहे जिनको उन्होंने भारत में इम्प्लीमेंट किया और वो आज तक भी चल रहे हैं। ठीक है, तो पीजेंट्स एंड फार्मर एक ऐसी कम्युनिटी थी, एक ऐसा ग्रुप था जो कि शायद उस समय में सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रगल शायद इसी ग्रुप ने किए थे। ठीक है, क्योंकि इनसे इनके लैंड छीन लिए गए थे, इनको जबरदस्ती दूसरी फसलें ग्रो करने के लिए कहा गया था। ठीक है, फिर उन्हीं इनके खुद के लैंड पर इनको एज लेबरर काम करवाया गया था। ठीक है, तो एज लेबर ये काम कर रहे हैं, फिर उनको वेजेस कम मिल रही है। और अगर कोई जैसे नहीं काम कर रहा है एज लेबर, तो अगर उसकी कोई बहुत ज्यादा फसल उग रही है, ठीक है, तो उस फसल में से उसको एक बहुत हैवी टैक्स पे करना होता था। या तो तुम अपनी लैंड पे एज लेबर काम करो, नहीं तो बहुत ज्यादा टैक्स पे करो। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब टॉर्चर था। ठीक है, हरासमेंट थी सभी लोगों के लिए, स्पेशली पीजेंट्स एंड फार्मर्स के लिए। ठीक है, ट्राइबल्स के लिए। तो बहुत स्ट्रगल इन लोगों ने देखा, बहुत स्ट्रगल इन्होंने किया। और उसके बाद कई चीजें शायद निकल कर आई रिजल्ट में, जिसे हम अपने इन टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, है ना, बहुत अच्छे से सभी की तैयारियां चल रही होगी। क्योंकि हमारे एग्जाम्स बस अप्रोच ही कर रहे हैं हम लोगों को, है ना, बस ये मंथ जा रहे हैं, ठंड फटाफट फटाफट टाइम निकालती है। तो होपफुली सभी बच्चे अब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कभी किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है, जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हो, जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मैं एसएसटी की बात कर रही हूँ स्पेशली। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, आपको जिसमें भी कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक, है ना, बिना किसी संकोच के ग्रुप में पूछ सकते हैं कि मैम मुझे प्रॉब्लम है, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जो भी क्लास अटेंड करते हैं, जो भी वीडियो लेक्चर हम लोगों का देख रहे हैं, तो आप सभी वहां पर पूछ सकते हैं, वहां के बेसिस पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे टॉपिक समझा दे, तो इट विल बी डन फॉर यू। ठीक है, तो जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। जस्ट यहाँ पे एक कल्चर पूरा नहीं करना है कि क्लास आई है तो मैंने देख ली। ठीक है, उस क्लास को अब्सॉर्ब करो। कोई डाउट आता है तो उस डाउट को पूछो, नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मांग लो। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होनी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट। तो दिस इज मी भारती नीमकर, और हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर सोशल स्टडीज। आप सभी बच्चे हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे आज के लेसन को। अब पिछले दो लेसन में आप सभी ने पास्चर्स के बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, है ना, कि रिसोर्सेस थे हमारे जो कि ब्रिटिशर्स ने शायद बहुत अच्छे तरीके से यूज किए, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में पढ़ा, पास्टोरल ग्रुप्स के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, यही सब हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमने ये देखा कि जो एक्सेस थी टू फॉरेस्ट और पास्चर, वो रेगुलेट कर दी गई बाय मॉडर्न गवर्नमेंट। मॉडर्न गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिशर्स। ये लोग आए और इन्होंने नए कानून बनाए, नियम बनाए, है ना। और फॉरेस्ट ऑफिसर इन्होंने वहां पर सेटअप कर दिया, एक डिपार्टमेंट इन्होंने बना दिया, भैया सब चीजें यहाँ पर देखनी है। तो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, कंट्रोल किया गया, है ना, सभी चीजें बहुत स्ट्रिक्टली ले ली गई। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे पीजेंट और फार्मर के बारे में, एक स्पेशल फोकस के साथ, विद डिफरेंट कंट्रीज की, जो दूसरी कंट्रीज थी उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से किया, और भारत में क्या चेंज आया, उसका क्या असर पड़ा। देखो, ब्रिटिश इरा में जितने भी काम हुए, और ब्रिटिश इरा के साथ साथ और भी जितनी कंट्रीज में जो रेवोल्यूशन आ रहे थे, जो चेंजेस आ रहे थे, जो बदलाव आ रहे थे, वो भारत पे क्या असर डाल रहे थे, हमें सिर्फ यही समझना होता है। हिस्ट्री का मतलब ही यही है कि हिस्ट्री में जितनी भी चीजें हुई थी, उनका उस समय भारत पर क्या असर पड़ रहा था।
भारत पर पॉजिटिव असर पड़ रहा था, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, है ना? या फिर हम उसके साथ कोप अप कर पा रहे थे, ठीक है वहां हुआ है हम भी कर लेते हैं, है ना? चीजें सिमिलर चल रही थी, बट मोस्ट केसेस में ऐसा नहीं था, चीजें सिमिलर नहीं थी, है ना? चीजें अलग थी। और हमें शायद सिमिलर बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत नॉलेज, बहुत करेज चाहिए था उस समय, जो हमारे पास शायद बहुत ही कम लोगों में था, है ना? तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो मतलब जो हमारे अन्नदाता हैं, दैट मीन्स पीजेंट्स एंड फार्मर्स की बात करें, उन्होंने किस तरीके से इस एरा को, इस टाइम को झेला, देखा या कुछ नया सीखा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्मॉल कॉटेजेस की बात करेंगे जो इंग्लैंड में चलते थे। ठीक है, व्हीट फार्मर, यूएसए के व्हीट फार्मर्स के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओपियम प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल, तो बंगाल में ओपियम यानी कि अफीम उगाया जाता था। ठीक है, यू विल सी व्हाट हैपेंड टू डिफरेंट रूरल ग्रुप्स, जो गांव के दूसरे जो विलेज के ग्रुप थे उनके साथ क्या हुआ, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर में कैसे आए, है ना? कैसे मतलब इन सभी लोगों ने, सभी अलग अलग रीजन ने किस तरीके से इंटीग्रेट किया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट में। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट यानी कि यहाँ पे जो पूंजीवाद लोग थे, पूंजीवाद मार्केट जो थी ना, वहां पर कैसे हम लोगों ने कोऑपरेट किया, कोप अप किया, अपने आप को राइज किया, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, बहुत ही बढ़िया लेसन है। मेरे हिसाब से हिस्ट्री का आप जो भी लेसन पढ़ते हो ना, तो आपको अपने देश के बारे में, ठीक है, बहुत अलग और हर बार एक नई चीज पता चलती है। मेरे ख्याल से आपको लगता होगा कि ना हमने एनसीईआरटी बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, रट्टा मारना पड़ता है, हम लोग बोर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इस लेसन को या किसी भी लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, और जितनी बार आप रीडिंग्स लेते हैं एक पर्टिकुलर लेसन की, तो उतनी बार आपको कुछ ना कुछ नया समझ आता है और कुछ ना कुछ बेहतर समझ आता है ना? हम चीजों को पहले से अच्छा अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी को कभी भी जस्ट लूज हैंड मत लेना कि ठीक है एनसीईआरटी है, हमें एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है। ये बच्चों में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है कि एनसीईआरटी को छोड़ के आप दूसरी बुक के आंसर लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। गलत, ये बिल्कुल गलत है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी से ही आंसर्स निकलते हैं। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन छपते हैं और वर्ड टू वर्ड आंसर लिखने होते हैं। तो एनसीईआरटी अपने आप में एक 400 पेज की बुक है अगर उसे इन डिटेल पढ़ा जाए तो। पर हम कहाँ भागते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे कि मैम एक्स्ट्रा बुक बता दो। प्रैक्टिस के लिए मैं कहती हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप सेट्स ले लो, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी को किसी के साथ रिप्लेस कभी मत करना, कभी भी मत करना। ये मैं कहती हूँ एक तरीके का पाप है। ठीक है, और अगर आपने पाप कर दिया तो आप फिर पास नहीं हो सकते, और मैं कहती हूँ पास भी हो गए तो यू विल नेट नॉट गेट सफिशिएंट और अप टू द हाई मार्क। समझ रहे हो? तो वो बेंचमार्क सेट नहीं कर पाओगे जो आपने अपने लिए डिसाइड किया था कि भैया मेरे को 70 टू 80 अचीव ही करना है, तो आप 40 ही अचीव कर पाओगे, और ऐसा होता है। समझ रहे हो? पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे, राइट? आगे चलते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी विद इंग्लैंड एंड वेयर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन फर्स्ट अकर्ड। देखते हैं कहां पर सबसे पहले जो रेवोल्यूशन आया था, बदलाव, क्रांति आई थी, कहाँ आई थी। तो इंग्लैंड में सबसे पहले आई भाई जून 1 1830 में। जो फार्मर्स थे नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के, यानी कि उत्तरी पश्चिमी, ये नॉर्थ वेस्ट, तो ये वाले नॉर्थ वेस्ट के जो इंग्लैंड के जो फार्मर थे, उन्होंने फाउंड हिज बार्न एंड हेस्टैक रिड्यूस टू एशेस बाय फायर दैट स्टार्टेड एट नाइट। तो उन्होंने देखा कि जो बान है ना, ये बान है ये, तो यहाँ पर मतलब चीजें रखी जाती है, खेत में रखा होता है, खेत आई सॉरी रखा होता है, मैं बोल रही हूँ इट्स अ बिग हाउस। ठीक है, बट ये हाउस जो है ये हम लोग यूज करते हैं इन द मिडल ऑफ द फार्म फील्ड। ठीक है, वहां पर ये यूज होता है। ये हे स्टैक है। ठीक है, ये मतलब जो सूखी घास होती है उसको रोल कर करके एक साइड रखे जाता है, ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर आग लग गई थी, जिससे मतलब क्या हुआ रात को, कहाँ पर, बान और हे स्टैक में, जिससे वो सब कुछ राख में बदल गया था। मतलब जब जल गया तो ऑब्वियसली राख बन जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन द मंथ्स दैट फॉलोड
केसेस ऑफ सच फायर वर रिपोर्टेड फ्रॉम न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी घटना घट चुकी थी। ठीक है, तो ये फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समस्या वाली बात है, टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। At times only the rick was burned. At other time the entire farmhouse. अब एक बारी क्या हुआ कि एक बारी सिर्फ एक वो जो सर्कल था, मतलब जो रोल था वो पूरा बर्न हो गया, इट्स ओके। बट नेक्स्ट टाइम पूरा फार्म हाउस जल गया, तो दैट वाज नॉट ओके, है ना? तो ये बहुत ही सैड थिंग थी, एक्चुअली वरिड थिंग थी, है ना? हम कैसे किसी चीजों को ऐसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? और देखो, नेग्लेक्ट कोई नहीं करता, बट सडनली ऐसी चीजें हो जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते, राइट? तो अब 28 अगस्त की रात को 1830 में ही जो थ्रैशिंग मशीन थी ऑफ फार्मर वाज डिस्ट्रॉयड बाय लेबरर्स इन ईस्ट कैंटन, इंग्लैंड। अब ईस्ट कैंट एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहां पर जो लेबर्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो थ्रैशिंग मशीन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। अब ये थ्रैशिंग मशीन हम सभी को पता है क्या होती है, जिसमें से जो हम ग्रेन और स्ट्रॉ और जो हस्क होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। जो ग्रेन होता है आटे का गेहूं, सॉरी, गेहूं का जो ग्रेन होता है, मतलब किसी भी चीज का दाना, उसे अलग करना, जो उसकी कवरिंग होती है उसको अलग करना, और जो उसकी डंडी होती है उसको अलग करना, तो दिस इज कॉल्ड थ्रैशिंग मशीन। तो ये आपको एक्चुअली एक दाना निकाल के देगी। तो इन सब्सिक्वेंट 2 ईयर, साथ ही 2 सालों में राइट्स होने लगे, यानी कि दंगे होने लगे, कहां पर? ओवर सदर्न इंग्लैंड। एंड अबाउट 387 थ्रेशिंग मशीन वर ब्रोकन। 387 मशीनें भाई तोड़ दी गई लेबर्स की, लेबर्स ने तोड़ दी। तो थ्रू इस पीरियड के साथ साथ जो फार्मर्स थे उन्होंने रिसीव किया, थ्रेटनिंग लेटर्स रिसीव हुए उन्हें, और उन्हें ये कहा गया कि तुम ये मशीन यूज करना बंद कर दो, है ना? क्यों बंद कर दो? क्योंकि इससे जो वर्क फोर्स है, जो ह्यूमन मैनुअल वर्क फोर्स है, वो कम लग रही है। तो मशीन क्या करती है? मशीन का काम ही क्या होता है? कुछ वर्कर्स का काम कम कर देना। मतलब वो एक मशीन शायद 20 वर्कर्स का काम एक बार में कर रही है, तो दैट मीन्स जो 20 वर्कर हैं उनकी जॉब चली गई। तो ये तो ऑब्वियसली थ्रेटनिंग था ना। जब मशीनें जब इंसानों की जगह लेने लग जाती है तो इंसान फिर क्या करेंगे? तो ये एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है ना सबके मन में। तो मोस्ट ऑफ दिस लेटर्स वर साइन इन द नेम ऑफ कैप्टन स्विंग। अभी जो पत्र सबके घर पे आए तो इनके ऊपर या इस खत के पे जो नाम लिखा हुआ था, किसका था? कैप्टन स्विंग का। ओके, तो अलार्म लैंडलॉर्ड्स जो टेंशन में थे, उन्हें मतलब फियर अटैक्स आने लगे कि कहीं वापस से आग ना लग जाए, उनकी मशीन्स ना टूट जाए, तो मतलब वो टेंशन में हो गए थे। फिर गवर्नमेंट का एक्शन जो था बहुत सीवियर था, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अब जो सस्पेक्टेड पीपल थे, जो दंगे कर रहे थे, उनको पकड़ा गया। ठीक है, तो 1976 प्रिजनर्स वर ट्राइड। तो 1976 प्रिजनर्स को जेल में ले जाया गया, पूछताछ की गई। 9 आदमियों को, ये देखो, 9 men वर हैंग्ड, फांसी पे चढ़ा दिया। 505 जो प्रिजनर्स थे उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया। ओवर 450 से ज्यादा कहा, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, और 644 लोगों को जेल में डाल दिया। तो मतलब काफी बुरा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया भाई गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स हैं स्ट्रिक्ट एक्शन ही लेते हैं, इंडिया में भी लेते थे, अपने साइड पर भी ले रहे हैं। खैर, कैप्टन स्विंग वाज मिथिक नेम यूज इन दीज लेटर्स। तो ये कैप्टन स्विंग क्या था? ये एक फेक नाम था जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। एक्चुअली कैप्टन स्विंग कोई था ही नहीं, है ना? तो हम अब किसको किसको पकड़ोगे? कैप्टन स्विंग तो कोई है ही नहीं, तो कोई भी नहीं पकड़ा गया। पर फिर भी देखो 1976 लोग पकड़े गए। अब हु वर दी स्विंग राइटर्स? अब ये स्विंग राइटर्स कौन थे जो स्विंग के नाम पे दंगे कर रहे थे? कौन थे? दूसरा सवाल, कि इन्होंने थ्रैशिंग मशीन क्यों तोड़ी? तीसरा सवाल, कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और किसके अगेंस्ट कर रहे थे? अब इन सवालों के जवाब हम देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? आगे पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं भाई। जब ओपन फील्ड्स थी और कॉमन्स उसमें आ जा सकते थे, है ना? कॉमन्स मतलब जो लोकल पीपल थे। तो 18 से 19वीं शताब्दी के बीच क्या हो रहा था वो हम यहाँ पर जानते हैं। जो इंग्लिश कंट्री साइड थी वो चेंज हो रही थी ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ही जल्दी, सोच से भी परे। कंट्री साइड मतलब जो बाउंड्री एरिया होता है उसको कंट्री साइड बोलते हैं। तो इट वाज नॉट पार्टीशन इनटू एनक्लोज लैंड प्राइवेटली ओन्ड बाय लैंड, मतलब उसको ना पार्टीशन नहीं किया गया था कि भाई ये लैंडलॉर्ड्स की है, ये उसका लैंड है, ये इसका लैंड है। इस तरीके से पार्टीशन नहीं किया था, मतलब सब कंबाइंड लैंड था। तो जो किसान थे वो कल्टीवेट करते थे स्ट्रिप
स्ट्रिप्स होती है ना, ये कहाँ गया? ये जैसे मान लो ये खेत है, तो ये स्ट्रिप्स में फार्मिंग होती है ना, ऐसे क्यारियां बनी होती है ना, तो वो स्ट्रिप्स में फार्मिंग करते थे अराउंड द विलेज दे लिव, जहां वो रहा करते थे। तो शुरुआत में क्या हुआ, पब्लिक मीटिंग हुई, ठीक है, हर विलेजर जो था वो उसने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अलोकेट हुई उसको कि भाई तू इतने स्ट्रिप्स लगा सकते हो, तुम इतने स्ट्रिप्स लगा सकते हो, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रिप्स थी ये वैरिंग करती थी क्वालिटी, कि अलग-अलग अच्छे बीज डालोगे भाई अच्छी क्वालिटी निकलेगी। और ये जनरली क्या होता था, अलग-अलग प्लेसेस पे लोकेटेड होती थी, एक दूसरे के आस-पास नहीं। दैट मीन्स अगर अगर आप यहाँ रहते हो, तो जो आपकी स्ट्रिप का एरिया है वो ये है। अगर आप यहाँ ही रहते हो, ये वाले एरिया में, तो आपकी स्ट्रिप का एरिया यहाँ पर बना हुआ है। तो दैट मीन्स आस-पास नहीं थी, आपको कहीं दूर जाके फार्मिंग करनी पड़ती थी। फिर सेम ही टाइम पर, यानी कि 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में जो समय चल रहा था, उस समय जो एफर्ट लगाए गए थे, ठीक है, वो ये इंश्योर करने के लिए लगाए गए थे कि हमारे पास गुड और बैड लैंड दोनों मिक्स है। हमने किसी स्पेशली को गुड नहीं दिया, किसी स्पेशल पर्सन को बैड नहीं दिया, तो गुड और बैड लैंड दोनों मिक्स करके दिए गए हैं, ताकि जो कल्टीवेशन है ना, वो ठीक हो सके। ये नहीं रहे कि भाई एक का बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरे का कम हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम्स होने लगती है, राइट? तो सभी जो विलेजर्स थे वो उन कॉमन्स को एक्सेस कर सकते थे, सभी लोग वहां जा सकते थे, खेती कर सकते थे। अब यहाँ पर जो पास्चर्ड लैंड थे, तो वहां पर वो क्या करते थे, अपनी काउस को वहां पर ग्रेजिंग करवाते थे, शीप्स को ग्रेजिंग करवाते थे, फ्यूल वुड वहां से कलेक्ट करते थे, ठीक है, बेरीज और फ्रूट्स वहां से कलेक्ट करते थे खाने के लिए, राइट? तो दे फिश इन दी रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड हंटेड रैबिट इन कॉमन फॉरेस्ट। तो ये जितनी भी खाने पीने की चीजें रहा करती थी, ये सभी लोग जो लोकल्स थे, वो जंगलों में जाकर सभी कलेक्ट करते थे। लेकिन जो पुअर थे, है ना, द कॉमन्स लैंड वाज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो पुअर्स के लिए ये जितने भी कॉमन लैंड्स थे, ये बिल्कुल परफेक्ट थे, बिल्कुल एसेंशियल थे। दैट मीन्स इनको फिश मिल रही है, इनको रैबिट मिल रहा है, इनको फ्रूट मिल रहे हैं, बेरीज मिल रही है, इनकी जो काउज एंड शीप्स है वो प्रॉपर ग्रेजिंग कर रहे हैं, फ्यूल वुड मिल रहा है इनको, इनको मिल्क भी मिल रहा है अपने कैटल से, तो ये इनके लिए एकदम सफिशिएंट है। नो मनी इज स्पेंडिंग, नो मनी इज एक्सपेंस बाय देम, है ना, हर चीज एक्चुअली फ्री में मिले। अब 16th सेंचुरी में क्या हो रहा था, तो कुछ पार्ट्स थे इंग्लैंड के, तो दिस इकोनॉमी ऑफ ओपन फील्ड एंड कॉमन लैंड हैड स्टार्टेड चेंजिंग। अब ये चीज बदलने लगी धीरे धीरे, ठीक है। तो प्राइस जो थे वूल के वो बढ़ गए वर्ल्ड मार्केट में। जो रिच फार्मर्स थे वो अपना वूल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे और अपना प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते थे, है ना। कुछ रीजंस रहते हैं ना, हम खुद से रीजन क्रिएट करते हैं, एक्चुअली रीजन रहते नहीं है। मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए, मार्केट को लूज करने के लिए, मार्केट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या मार्केट में घाटा करने के लिए हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये सिचुएशन खुद से क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। इट डिपेंड्स कि सप्लाई कितनी है, इट डिपेंड्स कि डिमांड कितनी है, इट डिपेंड्स कि प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। ये सभी चीजें मैटर करती हैं, रेदर देन कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीजें हम सब खुद बनाते हैं, ठीक है। खैर, तो दे वर ईगर टू इम्प्रूव, वो अपना जो शीप ब्रीड थी उसको इम्प्रूव करना चाहते थे, ठीक है, उन्हें अच्छे पास्चर लैंड पर ग्रेजिंग करवाना चाहते थे, ठीक है। तो वो जो फार्मर्स थे वो क्या करना चाहते थे, वो मतलब जो बड़े प्रॉफिटर्स जो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, वो एक लार्ज एरिया कंट्रोल करना चाहते थे, ताकि वो ब्रीडिंग इम्प्रूव कर सके, है ना। सो दे बिगन डिवाइडिंग एंड इनक्लोजिंग कॉमन लैंड। तो अब यहाँ पर क्या शुरुआत हो गई कि अब हम लैंड बांटने लगे, कि पहले तो ओपन लैंड था बट दूर दूर था, अभी लैंड आसपास होने लगा है और उसको डिवाइड कर दिया गया, इनक्लोज कर दिया गया कि भैया ये एरिया इसका है, ये एरिया उसका है। पहले क्या था, अगर इस एरिया में हमने घास चरवा ली है किससे, अपने जानवरों से, तो हम दूसरे एरिया में जा सकते हो, मना नहीं करेगा। पर अब अपने एरिया में ही चराना है, वो घास खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी उगेगी भी नहीं, फिर गाय क्या खाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विलेजर्स को बाहर निकाल दिया, ड्रोव आउट, ठीक है। हु हैड स्मॉल कॉटेज ऑन द कॉमन, उनको उनके छोटे कॉटेज से निकाल दिया, और फिर और जो पुअर थे उनको फील्ड्स में आने से मना कर दिया, जैसे भारत में करते थे, सेम इंग्लैंड में चल रहा था। अब 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, एनक्लोजर मूवमेंट प्रोसीडेड वेरी स्लोली। अब ये जो एनक्लोजर चल रहा था, यानी कि
यानी कि ये जो लैंड है, मतलब बहुत बड़ा लैंड है। तो मैंने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये एक बंदे का, ये दूसरे बंदे का, तीसरे बंदे का। तो मतलब ये जो प्रोसेस था बहुत स्लो चल रहा था। ठीक है? तो अर्ली एनक्लोजर वर यूजुअली क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड। तो जो पहले एनक्लोजर हो चुके थे, जो पहले एनक्लोज हो चुकी थी चीजें, तो वो लैंडलॉर्ड ने खुद ही से कर ली थी कि हम ही कर लेते हैं, बाद का चक्कर हम लोगों को नहीं रखना। तो उनको सपोर्ट नहीं किया स्टेट ने, ना चर्च ने, कि तुमने पहले ही कर लिया, चलो तुम साइड हो जाओ, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। बाद में क्या हुआ, जो इनक्लोजर मूवमेंट था वो कंट्री साइड में खत्म हो गया। ठीक है? जिससे मतलब कंट्री साइड में आने के बाद खत्म हो गया, जिससे जो इंग्लिश लैंडस्केप था वो बदल गया हमेशा हमेशा के लिए। अब 1750 से 1650 में क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या था, जो 6 मिलियन एकड़ लैंड था वो एनक्लोज था, यानी कि बांट दिया गया प्रॉपर, ये वाला एरिया इसका, ये वाला एरिया इसका, ये वाला उसका। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी, अब वो इनको नहीं देख पा रही थी डिस्टेंस से, क्योंकि ये कंट्री साइड में था। अब ब्रिटिश का झंडा कैसा है, कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ब्रिटिश दिखता है ब्रिटेन। अगर मान लो ब्रिटेन यहाँ से रूल कर रहा है और जो सारे लैंड्स हैं वो कंट्री साइड में, कंट्री साइड बोले तो ये एनसीआर, मतलब एनसीआर बोले तो कंट्री साइड यार, जो कॉर्नर पे पड़ता है। तो यहाँ पे क्या इस एक जगह से इतने बड़े बड़े डिस्टेंस को कैरी करना, मतलब वॉच कर पाना आसान है? नहीं है, वो नहीं देख पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 4000 एक्ट लीगलाइज दीज एनक्लोजर। तो 4000 एक्ट पास किए, ये जो एनक्लोजर बनाए गए हैं ये लीगल है, सरकार ने बनाए हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये थ्रैशिंग मशीन ब्रोकन इन डिफरेंट कंट्रीज काउंटीज ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग कैप्टन स्विंग मूवमेंट, जो कि मतलब बेस्ड ऑन ईजे हॉब्सडाउन, हॉब्सबॉर्न एंड द जॉर्ज रूट कैप्टन स्विंग। तो ये मतलब एक एक इमेजिनरी चीज थी। ठीक है, देखो इन एरियाज में मशीनें तोड़ी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ग्रेन की नई डिमांड आने लगी। अब क्या हो सकता है, व्हाट वर देयर सच अ फ्रैंटिक एफर्ट टू एनक्लोज लैंड, मतलब वो उन्होंने क्या सोचा होगा कि एनक्लोज क्यों करने हैं लैंड, है ना? एंड व्हाट डिड द एनक्लोजर इम्प्लाई, तो एनक्लोजर क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या होगा उससे, क्या फायदे रहे होंगे। तो न्यू एनक्लोजर जो थे वो पुराने एनक्लोजर से डिफरेंट थे, यानी कि जो लैंड बाउंडेशन चल रही थी वो पुराने से बहुत अलग थे। अब जो एनक्लोजर थे दैट प्रमोटेड शीप फार्मिंग, तो इन्होंने क्या किया, शीप फार्मिंग प्रमोट की, क्यों, ये शीप पालो, भेड़े पालो। द लैंड बीइंग एनक्लोज इन द लेट 18th सेंचुरी वाज फॉर ग्रेन प्रोडक्शन की। अब जो हम लैंड एनक्लोज कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपसे गेहूं उगवाएंगे, गेहूं के साथ और भी जैसे ग्रेन्स होते हैं वो हम आपसे उगवाने वाले हैं। अब जो नए एनक्लोजर थे, ठीक है, वर हैपनिंग इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे अलग ही काम चल रहा है। ये क्या हो गया, मतलब ये एक ऐसा टाइम बन गया यहाँ पर कि दे बिकम अ साइन ऑफ चेंजिंग टाइम, मतलब एक एक टाइम पीरियड होता है ना बच्चे, जब हमें ऐसा फील होता है कि सब चीजें बदल रही है ना? कुछ चीजें बदल रही है किसी के लिए, कुछ चीजें मतलब हमें अपने अपने लेवल पर लगता है। लाइक अगर एक बच्चा है तो बच्चे के लिए बदलाव क्या है, जब उसे छोटी छोटी टॉयज से उसे कुछ बड़ी चीजें मिल जाए, है ना? या फिर उसको 3 in 1 कॉपी से एक डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉपी मिले, दैट इज चेंज, है ना? ऐसा होता है ना, पहले छोटे बच्चे क्या करते हैं, 3 in 1 कॉपी में काम करते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों होता है। पर जब वो बड़ी क्लास में जाते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड में, तो उनको इंडिविजुअल कॉपी में, तो दे बिकम हैप्पी, उन्हें लगता है चेंज है, ओ माय गॉड अब मेरे पास 3 कॉपी है ना? तो जो चेंज होता है ना वो हर लेवल पर अलग होता है। ठीक है, तो उसी समय मतलब ऐसा कुछ चेंज ये जो ब्रिटेन था वो फेस कर रहा था, फील कर रहा था। तो मिड 18 सेंचुरी में क्या हो रहा था, जो इंग्लिश पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी बहुत तेजी से। 1750 और 1900 के बीच में क्या हुआ था कि वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो गई। दैट मीन्स मान लो कि यहाँ पर 70 लाख लोग हैं, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई इतने साल में, तो यानी कि 4 7 4 28, यानी 280 लाख हो गई। तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी भाई पॉपुलेशन। तो इसका मतलब ये है कि डिमांड बढ़ी है भाई चीजों की। अब डिमांड सबसे पहले किसकी बढ़ेगी, खाने की बढ़ेगी ना। ये तो है नहीं कि भाई डिमांड बढ़ेगी अच्छा स्कूल खोल दो, नहीं भाई, पहले खाना है, फिर हम स्कूल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद सेम टाइम में ही मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू लिव एंड वर्क इन अर्बन एरिया। अब सब लोग शहर भागते हैं, क्योंकि गांव में तो इतना काम होता नहीं है, तो हमें कहाँ जाना है, शहर जाना है।
अब जो रूरल एरिया के मेन थे वो माइग्रेट कर रहे थे टाउन्स में इन सर्च ऑफ जॉब, कि भैया हमें जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, ज्यादा पैसे वाली चाहिए, ताकि हम जो हमारे गांव में फैमिली है उसको सरवाइव करवा पाए, है ना। फिर उन्हें फूड ग्रेन्स परचेज कर रहे होते थे मार्केट में से, जो कि अगर अच्छा कमाओगे तो ही ज्यादा अच्छे से ले पाओगे। तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने लगी इस तरीके से। अब जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। मान लो ये दिल्ली है और इससे सटे हुए बाकी स्टेट्स हैं, ये यूपी पड़ता है, इधर हरियाणा पड़ता है, हरियाणा तो पूरा ही पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ नीचे मध्य प्रदेश पड़ता है, इधर साइड में पंजाब पड़ता है, ठीक है। और इधर पड़ोस में राजस्थान पड़ता है। तो दिल्ली में जो कैचमेंट है लोगों की, वो कहाँ से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब। पंजाब के लोग इतने नहीं आते बट हैं, मध्य प्रदेश के लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लोग शहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि शायद इन जगहों पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है जो शायद यहाँ मिल रही है। तो यहाँ की पॉपुलेशन भी उठ के दिल्ली में आ रही है, यहाँ की भी आ रही है, यहाँ की भी आ रही है, यहाँ की। तो हमारे यहाँ पे तो 5 स्टेट की पॉपुलेशन दिल्ली में आ गई, तो दिल्ली पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब चीजों का पड़ेगा, पानी का, लैंड का, हाउस का, फूड का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, स्कूल का, हर चीज का पड़ रहा है भाई। सब लोग यहीं आके रह रहे हैं, फैसिलिटीज है ना। तो वही सब यहाँ पर होने लगा था, हर चीज के प्राइस बढ़ गए। अब दिल्ली में महंगाई क्यों है? इसीलिए तो है कि हर चीज चाहिए सबको, हर चीज महंगी मिल रही है। फिर जब 18वीं शताब्दी खत्म हो गई, तो फ्रांस का वॉर चल रहा था किसके साथ? इंग्लैंड के साथ, ठीक है। दिस डिसरप्टेड ट्रेड, से ट्रेड डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम यूरोप, ये भी डिस्टर्ब हो गई भाई, क्योंकि इंग्लैंड में तो इतना उग ही नहीं पा रहा था। तो प्राइसेस जो थे फूड ग्रेन के इंग्लैंड में, वो स्काई रॉकेटेड, यानी हाईली, बहुत ही हाई हो गए, बहुत ही हाई। Encouraging landowners to enclose land and enlarge the area under grain cultivation। तो उन्होंने कहा कि जो लैंड एनक्लोज किए गए थे, उन लैंड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा, जितने भी लैंड ओनर्स हैं जिनके लैंड को लीगलाइज किया गया था, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन कल्टीवेट करो, क्योंकि हमारे देश में डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। तो प्रॉफिट फ्लोड इन द लैंड ओनर्स प्रेशराइज द पार्लियामेंट टू पास द एनक्लोजर एक्ट। अब प्रॉफिट कहाँ जा रहा था? लैंड ओनर्स के पास भी आना था, है ना, जो प्रॉफिट शायद सबको मिल रहा था। तो पार्लियामेंट के पास एक प्रेशर गया कि भाई एनक्लोजर एक्ट को पास करो, तभी शायद चीजें हम लोग सही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक, इस चीज को शायद हमें बाद में लेना चाहिए, ठीक है। आई थिंक इसकी इमेज मिसिंग है, खैर कोई बात नहीं। तो एज ऑफ एनक्लोजर में हम लोगों को क्या देखना है कि पहले के समय में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। और मोस्ट ओफनली फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ फूड शॉर्टेज। यहाँ पर देखो, जहां पर पॉपुलेशन बच्चों बहुत तेजी से बढ़ती है ना, वहां नेचुरल है कि फूड की शॉर्टेज होगी ही होगी, ठीक है। मतलब जितने भी रिसोर्सेज है ना, सबकी शॉर्टेज होगी। अब जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, इन पास्ट हैड नॉट एक्सपैंडेड एज रैपिडली एज पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास वो तेजी से नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी अब है। अब हम चीजें मैनेज कर पाते हैं कि चलो ठीक है, प्रोडक्शन अगर कम है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम मैनेज कर लेंगे, प्रोडक्शन नेक्स्ट टाइम और ज्यादा करना है ना। ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो अब हमने क्या किया, बढ़ाना शुरू किया, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी वैसे बढ़ाना शुरू किया। तो 1868 में क्या हुआ, इंग्लैंड वाज प्रोड्यूसिंग अबाउट 80% ऑफ द फूड इट कंज्यूम। अब जितना कंज्यूम होता था सिर्फ उसका 80% ही कंज्यूम मतलब प्रोड्यूस कर पाई, दैट मीन 20% की शॉर्टेज है ना। अब जो 20% की शॉर्टेज थी वो बाहर से हम लोग मंगाते थे, ठीक है। देखो ना यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ पे कह रहे 80% ही ग्रो कर पाते थे, प्रोड्यूस कर पाते थे। तो 100 मान के चलते हैं, तो 20 विल रिमेन। तो ये क्या कर रहे हैं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर 1868 में ही क्या चल रहा था, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो मतलब बहुत बढ़ रहा था, पर कुछ इनोवेशन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब कितने भी चाहे नए लैंड आप कल्टीवेशन के अंदर ले लो, पर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना हमें चाहिए। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया,
जो पास्चर लैंड्स थे उनको स्लाइस्ड अप कर दिया, मतलब पतले पतले लैंड्स में डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर पास्चरिंग नहीं होगी, गाय भैंसों को नहीं चरवाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगी, खेती होगी। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको, कल्टीवेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रेन्स कल्टीवेट किए जाएंगे। तो कार्व्ड अप ओपनली, ओपन फील्ड्स को मतलब कार्व कर दिया गया। ठीक है, फॉरेस्ट काट दिए गए जो यूज करते थे बेरीज और फ्रूट्स के लिए। ठीक है, मार्शेस ले लिए कि भैया यहाँ भी हम लोग फसल उगाएंगे। ठीक है, लार्जर और लार्जर एरिया हम ऐड करते गए, मतलब मार्शेस ले लिए हमने, फॉरेस्ट ले लिए हमने, फील्ड्स भी उसमें ले लिए, तो मतलब बहुत हमने ऐसी चीजें की जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रेन्स मिल सके। तो फार्मर्स जो थे इंग्लैंड के बहुत ज्यादा पार्ट्स में जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, टर्निप और क्लोवर उगाना शुरू किया। टर्निप मतलब शलगम जो होता है। ठीक है, तो दे सून डिस्कवर्ड, उन्हें ये पता चला कि अगर ये जो वेजिटेबल्स अगर हम उगाएंगे तो इससे क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी वो मेंटेन रहेगी। क्योंकि जो टर्निप है यानी कि जो शलगम है वो गुड फॉडर क्रॉप है रिलिश बाय द कैटर। तो फार्मर्स जो थे इन्होंने टर्निप और क्लोवर उगाना रेगुलर शुरू कर दिया। तो जिससे जिसके ऊपर की वो है, क्या कहते हैं, लीव्स है, घास वगैरह, वो तो जानवर खा लेंगे, और जो नीचे का फ्रूट है हम लोग खा लेंगे, तो डबल काम हो गए, है ना। तो लेटर यहाँ पर पता चला जो क्रॉप्स हैं हैड द कैपेसिटी टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब साइंस तो आप हमें सबको इतनी तो बेसिक तो पता ही है ना, कि कोई भी फसल अगर आप उगाते हो, ठीक है, जिससे फसल में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कई फसलें होती हैं। तो नाइट्रोजन वाज इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। अगर नाइट्रोजन कम होगा तो आपकी जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पर ये पाया कि जो फार्मर्स थे अर्ली 19th सेंचुरी में यूज सो मच सम मेथड, सेम मेथड, कि जिससे जो इनका एग्रीकल्चर है वो अच्छे से ग्रो हो सके रेगुलर बेसिस पे। तो कल्टीवेशन ऑफ सेम सॉइल ओवर फ्यू इयर्स, मतलब जिससे अगर आप एक ही सॉइल पर बहुत सालों तक कल्टीवेशन करते रहोगे तो वहां पर जो नाइट्रोजन लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की, वो कम हो जाती है। तो जब आपको नाइट्रोजन रीस्टोर करना होता है तो आप क्या करते हो, टर्निप और क्लोव उगाओ। हमारे यहाँ पे हम लोग क्या उगाते हैं, क्या उगाते हैं हम लोग, नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम्स, है ना, कहाँ मिलते हैं, बीन्स वगैरह में मिलते हैं ना, तो बस लेग्यूम्स में, राइट। तो वैसे ही ये लोग वो उगा रहे थे, टर्निप उगा रहे थे, क्लोवर उगा रहे थे। तो जब पुअर लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो पुअर पीपल थे, उनके साथ क्या हुआ, तो एनक्लोजर फिल्ड द पॉकेट्स ऑफ लैंडलॉर्ड। अब इससे क्या हुआ, मतलब जो एनक्लोजर थे जो लीगलाइज थे, उससे इनकी पॉकेट फिल हो गई भाई प्रॉफिट से। इनको फायदा ही फायदा, और तो ज्यादा से ज्यादा ग्रेन उगा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। पर जब फेंसेस केम अप, द एनक्लोज लैंड बिकम द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ वन लैंड ओनर। अब मतलब यहाँ क्या हुआ, अभी आपने शायद समझा यहाँ पर, कि सभी जो लैंड थे वो कंबाइन कर लिए गए, मार्शेस थे, फॉरेस्ट थे, पार्शल लैंड्स को स्लाइस्ड अप कर लिया गया, बांट लिया गया। तो जब ये सब चीजें हो गई और जब फेंसिंग सारी हटा दी गई, मतलब, है ना, फेंसिंग की गई प्रॉपर की, ये भरी ये वाला एरिया इसका, ये वाला एरिया इसका, जो जितना उगाएगा उसको उतना मिलेगा। तो वो प्रॉपर्टी लैंड ओनर की हो गई कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है। पुअर जो थे, जिनका जो लैंड था, जैसे फॉरेस्ट एरिया था जहां से वो बेरीज और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, मार्शेस थे, पार्शल लैंड थे, सब चले गए उनके हाथ से। और वो किसको मिले, वो मिले लैंडलॉर्ड्स को। मतलब सब चीज इनकी बर्बाद हो गई। अब वो कहीं से एप्पल नहीं कलेक्ट कर सकते, बेरीज नहीं कलेक्ट कर सकते, स्मॉल एनिमल्स नहीं कलेक्ट कर सकते फॉर मीट, है ना। अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बहुत नुकसान हुआ यहाँ पे। तो जितनी भी सारी चीजें थी वो एक्चुअली किसको बिलोंग कर रही थी, लैंड ओनर्स को बिलोंग कर रही थी। तो ये एक बहुत ही मतलब बैड इम्पैक्ट था इंग्लैंड की जनता पर। तो जहां पर मतलब एनक्लोजर्स थे जहां बनाए गए, है ना, वो बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही बड़े एक्सटेंसिव स्केल पर मतलब ये सब चीजें की गई। ठीक है, जो मिडलैंड थे एंड दी जो काउंटीज थी अराउंड द पुअर वर डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड, मतलब जहां पर वो लोग रह रहे थे उनको वहां से निकाल दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, भैया निकलो यहाँ से। अब फ्रॉम द मिडलैंड्स दे मूव टू दी सदर्न काउंटीज ऑफ इंग्लैंड, यानी कि ये मिड एरिया में से, मतलब इंग्लैंड का नक्शा कुछ इस तरीके का है ना। तो वो यहाँ थे तो इनको साउथ में शिफ्ट कर दिया कि तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। अभी जहाँ का जितना भी लैंड है दिस बिलोंग्स टू द लैंडलॉर्ड्स। ये बहुत दुख की बात थी। तो दिस वाज अ रीजन जब मोस्ट इंटेंसिवली कल्टीवेशन किया जाने लगा। ठीक है, ग्रेट डिमांड होने लगी एग्रीकल्चर लेबरर की।
तो पहले ये सारे जो लैंड थे किसके पास थे? कॉमन्स के थे। तो वहां पर वो लेबर आसानी से मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब दिक्कत होने लगी। तो देयर आर दी मास्टर स्टेबल एंड हेल्प देयर मास्टर थ्रू आउट द ईयर डूइंग अ वैरायटी ऑफ ऑड जॉब्स। तो अब पर कई लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है, लेबर के लिए। तो अब उन्हें लेबरिंग के साथ साथ और भी मतलब कई अलग जॉब्स करनी पड़ती थी जो उनके काम की नहीं थी, बट दे हैव टू डू, क्योंकि उन्हें काम करना है, वहीं रहना था। तो ये जो प्रैक्टिस थी, ये मतलब दिखने लगी कि खत्म हो रही है ना। लेबरर जो थे, इनको पेड वेजेस मिलने लगी, ठीक है। अब ये सिर्फ इनको हार्वेस्ट के टाइम पर ही बुलाया जाता था कि भाई अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है, कटाई होनी है फसल की, तो तुम लोग आ जाओ, अदरवाइज तुमसे काम नहीं करवाया जाएगा। तो जो लैंड ओनर्स थे, इन्होंने अब प्रॉफिट ज्यादा कमाने की कोशिश की, ठीक है। और ये जो लेबर्स को देते थे ना पैसे, उसको कम करने की कोशिश, ये बहुत गलत करते हैं मेरे हिसाब से सभी लोग, चाहे ये इंग्लैंड में है चाहे इंडिया में है। मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तुम लोग प्रॉफिट कमा रहे हो बट लेबर को पे नहीं कर रहे, ठीक है। आई थिंक वो आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। तो जो काम था वो इनसिक्योर हो गया भाई, एम्प्लॉयमेंट अनसर्टेन हो गई, कुछ भी नहीं पता, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो अब पुअर के लिए यहाँ कोई काम नहीं बचा। फिर यहाँ थ्रेशिंग मशीन इंट्रोड्यूस हुई। तो नेपोलियनिक वॉर्स जब चल रही थी, तो प्राइस ऑफ गुड्स ग्रेन्स वाज हाई। आप कभी भी देख लो, जब भी लड़ाई चलती है, वॉर हो रहा है किसी कंट्री का, ठीक है, या फिर कोई महामारी आ गई है, तो जैसे कोरोना आया था, तो हर चीज के रेट हाई, हर चीज के रेट हाई, है ना, महंगी हो गई चीजें, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही थी, लोग इकट्ठा कर करके रख रहे थे, कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं खत्म ना हो जाए, है ना। तो फार्मर्स क्या करते थे, प्रोडक्शन बहुत बड़े अमाउंट पे करते थे ताकि शॉर्टेज नहीं पड़े, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, उनको डर था कि शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर नहीं मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई मशीनें बाय करना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें लेबर की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो दे कंप्लेन ऑफ द इंसोलेंस ऑफ लेबर एंड ड्रिंकिंग हैबिट एंड डिफिकल्टी ऑफ मेकिंग देम वर्क। ये जो मशीन थी, मतलब इन्होंने क्या कंप्लेंट किया लोगों को, जो लेबर थी, कि भाई तुम ठीक से काम नहीं करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, और ठीक से तुमसे काम होता नहीं है, इसलिए हम लोग मशीन खरीद रहे हैं और अब हमें लेबर की जरूरत नहीं है। तो वॉर की बात क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर जब विलेज आए वापस, तो उन्हें ऑल्टरनेटिव जॉब चाहिए होती है। अब हमेशा तो आप आर्मी के लिए काम नहीं करते, यू हैव टू डू सम अनदर थिंग। उस समय क्या हो रहा था कि उस टाइम में जो ग्रेन थे वो यूरोप से फ्लो हो रहे थे टू इंग्लैंड, ठीक है। जो प्राइसेस थे वो कम हो गए थे, एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया था, लोग गुस्से में थे, लैंड ओनर जो थे उन्होंने एरिया रिड्यूस करना शुरू कर दिया कल्टीवेशन का, ठीक है। वो बाहर से क्रॉप्स मतलब मंगाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, ये एनुअल व्हीट प्राइस था इंग्लैंड में, वेल्स के अंदर 1771 और 1850 के बीच में। तो रेट बिकम हाई, कहाँ तक पहुंच गया, इट्स गोज टू 100 सेटिंग पर। ये क्या लिखा है, कुछ वर्ड लिखा है बट बहुत छोटा है, समझ नहीं आ रहा था, मतलब बहुत हाई रेट हो गए थे, तो लोग इसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वेज कट करना शुरू कर दिया, ठीक है, कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखने शुरू कर दिए। जो पुअर थे वो अनएम्प्लॉयड, उनके पास जॉब नहीं है, विलेज टू विलेज घूम रहे हैं, अभी काम दे दो काम दे दो, ठीक है। लाइवलीहुड उनका खराब हो रहा है, जो फैमिली है उनको खाने को नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो कैप्टन स्विंग राइट थे, फिर वो स्प्रेड होने लगे। तो यहाँ से मतलब ये एक मूवी की तरह चला, आई थिंक ये पहले हमने दिखाया फ्लैश, मतलब हमने दिखाया एंड दिखा दिया हमने पहले कि ऐसा हुआ, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, दैट वाज द स्टोरी। अब यहाँ पर हमें पता चला कि जो मशीनें तोड़ी गई वो क्यों तोड़ी गई। तो दैट वाज द रीजन कि मशीनें खरीद ली गई, रिसेशन आ गया एग्रीकल्चर में, पुअर लोगों के लैंड ले लिए गए, ठीक है, उनके पास काम नहीं बचा, हार्वेस्ट के टाइम में उन्हें बुलाया जाता था। फिर इन्होंने क्या काम शुरू किया, इन्होंने कैप्टन स्विंग दंगे करने शुरू कर दिए पूरी कंट्री में, ठीक है। पर उसमें बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और दूसरे देश भेज दिया गया। तो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग। बट ये भी तो अच्छा नहीं हो रहा था, है ना। तो जब मॉडर्न एग्रीकल्चर आया इंग्लैंड में, इसका मतलब ये था कि बहुत सारे चेंजेस आए, ओपन फील्ड खत्म हो गए, ठीक है। ये कंक्लूजन यहाँ पे कंक्लूड कर ली, वैसे इससे पहले भी कर दिया था। कस्टमरी राइट जो पीजेंट के थे वो सब कम हो गए,
जो रिच फार्मर थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़े जा रहा था, ठीक है? वो अपने वर्ल्ड मार्केट में अपने जो ग्रेन थे उनको बेच रहे थे, बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे, पावरफुल बन गए थे। पुअर जो थे सब विलेज छोड़कर चले गए थे बहुत बड़े नंबर में। मिडलैंड्स में वो पहुँच गए थे, फिर उन्हें साउथ कंट्री में भेज दिया गया, ठीक है? जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल थी, अदर सिटीज़ में भेज दिया गया। इनकम जो थी लेबरर्स की वो अनस्टेबल थी, यानी कि पता नहीं था मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कि ज़्यादा मिलेगी। जॉब उनकी इनसिक्योर हो गई, कब निकाल दे या कब पकड़ ले कुछ नहीं पता। लाइवलीहुड जो था प्रिकैरियस हो गया, बहुत मतलब बर्बाद, खराब सब खत्म हो गया था। तो बहुत ही बढ़िया लेसन था, मुझे तो मज़ा आया पढ़ाने में। होपफुली आपको भी आया होगा समझने में। तो चीज़ों को थोड़ा-सा ना प्रैक्टिकली मोड से समझा करो, तभी शायद आप समझ पाओगे। है ना? सिर्फ़ अगर रट्टा मारना है एग्ज़ाम में नंबर लेके आना, इससे मज़ा नहीं आने वाला। तो सभी बच्चे टेलीग्राम को जॉइन करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई समस्या है तो उसे ग्रुप में पूछ लीजिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू।